अभी के लिए इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आर्यन न्यूज़। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इस्तेक अहमद और आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान खरीदे गए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीद में गड़बड़ी को राज्य सरकार ने पूरी तरह से नकारते हुए इस तरह की खबरों को गलत तथ्यों वाली और भ्रामक बताया है। राज्य के चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की खरीद पूर्ण पारदर्शिता से की गई है। एक समाचार पत्र द्वारा 5 LPM ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की तुलना 10 LPM वाले ऑक्सीजन से कर भ्रम फैलाने का प्रयास किया गया है। स्थानीय विधायक क्षेत्रीय विकास निधि के जरिए खरीद CMHO के स्तर से की गई, ना कि RMSCL के स्तर से। अजमेर में 10 LPM वाले 100 कंसंट्रेटर नेगोशिएशन के बाद 83,000 MGST के साथ 12 में 5 LPM के कंसंट्रेटर 58,000 और GST के साथ खरीदा गया। वहीं 5 LPM क्षमता के कंसंट्रेटर 80,325 रुपये और GST के साथ खरीदे गए हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा समेत देश के कई राज्यों में सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। इनके लिए आवेदन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और अभ्यर्थी परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। आवेदनकर्ताओं को भर्ती जुड़ी हर जानकारी संबंधित राज्यों के पुलिस विभाग के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करते रहना चाहिए। इसके साथ ही परीक्षा की तैयारी के लिए कोर्स से जुड़ सकते हैं, जो पाठकों के लिए खास तौर पर तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा सब इंस्पेक्टर, फायर ऑफिसर और प्लाटून कमांडर के 9,534 पदों पर भर्तियां निकली गई थी। तो वहीं राजस्थान में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने SI के 859 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। और वहीं बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा हरियाणा पुलिस में SI के 465 पदों के लिए भर्तियां निकाली गई थी। और वहीं यूपी में एक SI को 27,900 रुपये से लेकर पदोन्नति और जिम्मेदारी के आधार पर 14,400 रुपये तक की सैलरी मिलती है। इसके अलावा उन्हें कई अन्य तरह के भत्ते भी दिए जाते हैं। तो वहीं राजस्थान पुलिस में SI के पद पर नियुक्त होने वाले अभ्यर्थियों को 35,400 रुपये से लेकर 1,12,000 रुपये के बीच सैलरी मिलती है। राजस्थान में करीब 5 महीने से चली आ रही पटवारी की हड़ताल खत्म हो गई है। राज्य सरकार ने राजस्थान पटवार संघ की अधिकांश मांगे मान ली है। मुख्य सचिव निरंजन आर्य की अध्यक्षता में सचिवालय पटवार संघ के साथ अहम बैठक में मांगों पर सहमति बनी। राजस्व विभाग ग्रुप 1 में इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए। जारी आदेश के अनुसार पटवारी कैडर में व्यापक स्थिरता को दूर करने के लिए पदोन्नति का एक और चैनल बनाया जाएगा। वरिष्ठ पटवारियों के पदों का सृजन किया जाएगा। अतिरिक्त कार्य भत्ता एवं बहुआयामी भत्ते में 50% वृद्धि की जाएगी। गैर वित्तीय समस्याओं के समाधान के लिए एक कमेटी का गठन होगा। महीने में कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। आंदोलन के दौरान दर्ज मुकदमों को वापस लेने के लिए भी
पुनर्विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार राजकीय कार्मिकों के हितों के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। पटवारियों सहित अन्य कर्मचारियों की समस्या के निराकरण एवं उनकी न्योचित मांगों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ विचार करने के लिए हमेशा तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सेवाओं में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं और आगे भी जन कल्याण के लिए योजना लागू की जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पटवारियों के प्रतिनिधियों को यह संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस सहमति के बाद पटवारी पूरी तत्परता के साथ प्रदेशवासियों की सेवा में जुटेंगे। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि पटवारी ग्राम क्षेत्रों में प्रशासन की धरातल पर सबसे मजबूत इकाई के रूप में हर समय सक्रिय रहते हैं। राजस्व विभाग के अपने दायित्व के साथ साथ वह दूसरे विभागों को योजना और कार्यक्रम की क्रियान्वित महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसे में राज्य सरकार भी पटवारियों के हितों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है। इसी का परिणाम है कि पटवारियों की विभिन्न मांगों पर बातचीत के माध्यम से सकारात्मक समाधान निकाला गया है। राजस्थान में शेखावती इलाके सहित प्रदेश के 7 जिलों में रविवार को तेज हवाओं और गरज के साथ बरसात होने की संभावना जताई गई थी। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पूर्वी राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, अलवर, भरतपुर तथा पश्चिम राजस्थान के चूरू, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में रविवार को मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की हवाओं संग हल्की बरसात होने की संभावना है। इससे पहले गर्मी के तीखे तेवर से तप रही शेखावती के एक हिस्से में शनिवार को हुई बारिश ने कुछ राहत दी है। जिले के नीमका थाना, गणेश्वर और टोडा क्षेत्र में दोपहर बाद 50 mm बारिश हुई। आधे घंटे की बारिश से क्षेत्र में सड़कों और नालों में पानी बह निकला। हालांकि नीमका थाना क्षेत्र के अलावा शेखावती का शेष भाग सूखा ही रहा। लोग गर्मी से परेशान रहे। सीकर में दिन में बादल और सूरज की लुका छिपी रही। हवाओं की दिशा पश्चिम के बजाय पूर्वी होने से लू से कुछ हद तक निजात मिली, जिससे अन्य दिनों की तुलना में दोपहर बाद तेज धूप का असर कम रहा। शाम को कई इलाके में मौसम खुशनुमा रहा। फतेहपुर में अधिकतम तापमान 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री रहा। सीकर में न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री और चूरू में न्यूनतम तापमान 30.4 डिग्री रहा। इधर मौसम विभाग के अनुसार 7 जुलाई के बाद बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं उत्तर भारत में पहुंचने लगेंगी। इसके बाद मानसून गतिविधियां बढ़ जाएंगी और मानसून सक्रिय होगा। और वहीं 11-12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने से भी मानसून आगे बढ़ेगा। पर्यटन विभाग के लिए सफ़ेद हाथी बन चुकी 47 होटल, मोटल और यात्रिका के दिन अब जल्द फिरने वाले हैं। लगातार घाटे की वजह से बंद होने वाली 33 इकाइयों को अब पर्यटन विभाग ने लीज पर देने की तैयारी कर ली है। पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा इस संबंध में विभाग के अधिकारियों की 2 बैठक भी ले चुके हैं। सभी जिलों में परिवर्तन विभाग की संपत्तियों की कुंडली बनाने का काम भी शुरू हो गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो अगले कुछ महीनों में कई वर्ष से बंद पड़ी इन होटल, मोटल और यात्रिका में भी अब पधारो हमारे देश की धुन सुनाई देगी। संपत्तियों की लीज राशि में पारदर्शिता रखने के लिए सभी जिलों में संबंधित जिला कलेक्टर सहित अन्य अधिकारियों की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। इधर कोरोना काल की वजह से बेहद कठिन दौर से गुजरने वाले पर्यटन सेक्टर को 300 करोड़ रुपए से बूस्टर डोज भी मिलेगा। विभाग की ओर से लगभग 300 करोड़ रुपए विभाग की इकाइयों के संस्थागत ढांचे को मजबूत करने सहित अन्य कार्यों पर खर्च होंगे। इसके अलावा 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान के पर्यटक स्थलों की बोर्डरिंग की जाएगी, जिससे राजस्थान आने वाले पर्यटकों की संख्या में और भी इजाफा किया जा सकेगा। हालांकि विभाग की ओर से 16 होटलों का संचालन सीधे अपने हाथ में रखा जाएगा।
राजस्थान में सत्तारूढ़ कांग्रेस में जारी खींचतान के बीच विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी के निर्णय से साफ हो गया है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के वरिष्ठ विधायक हेमाराम चौधरी का इस्तीफा स्वीकार नहीं होगा। अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्य सही तरीके से नहीं होने और सरकार में अपनी उपेक्षा का आरोप लगाते हुए चौधरी ने विधानसभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा ईमेल और डाक से अध्यक्ष को भेज दिया था। उनके इस्तीफे को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। जोशी ने विधानसभा की 19 विभिन्न समितियों का गठन कर दिया है। इनमें से एक राजकीय उपक्रम समिति का सभापति चौधरी को बनाया गया है। उन्हें सभापति बनाने से साफ हो गया चौधरी का इस्तीफा स्वीकार होने वाला नहीं है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि अगर उनका इस्तीफा स्वीकार करना होता तो चौधरी को सभापति नहीं बनाया जाता। जोशी ने सदाचार समिति के सभापति पद पर दीपेंद्र सिंह शेखावत को नियुक्त किया है। सदस्य के रूप में पायलट, रमेश मीना और विश्वेंद्र सिंह को बनाया गया है। ये सभी एक ही खेमे के नेता हैं। पायलट समर्थक मुरारी लाल मीणा को जनलेखा समिति, वेद प्रकाश सोलंकी को विशेषाधिकार समिति, राकेश पारिक को नियम समिति, रामनिवास गवाड़िया को पुस्तकालय समिति और जीआर कटाना को याचिका समिति में शामिल किया गया है। इसी तरह पायलट खेमे के इंद्रराज गुर्जर को आश्वासन समिति, अमर सिंह को अनुसूचित जाति कल्याण समिति, वीरेंद्र सिंह को राजकीय उपक्रम समिति और हरेश मीणा को एस्टीमेट समिति में शामिल किया गया है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी और धूप की तपिश झेल रहे जयपुर वासियों के लिए रविवार का दिन राहत भरा रहा। दिन की शुरुआत तेज धूप और गर्मी के साथ हुई, लेकिन दोपहर में मौसम बदला और कई इलाकों में तेज बरसात शुरू हो गई, जिससे मौसम में ठंडक मिल गई। शहर के चारदीवारी क्षेत्र, सिविल लाइंस, राजा पार्क, गोपालपुरा बाईपास, मानसरोवर, दुर्गापुर सहित कई इलाकों में बादल छा गए और बरसात शुरू हो गई, जिससे दोपहिया चालकों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। तेज बरसात के कारण शहर के कई इलाकों में पानी भी भर गया। मौसम विभाग ने अगले 3 घंटों में जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, सीकर, झुंझुनू, चूरू, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश के साथ धूल भरी आंधी, ओलावृष्टि और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना जताई है। साथ ही आज और कल कोटा, उदयपुर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में मेघगर्जन के साथ कहीं कहीं बारिश होने का अलर्ट भी जारी किया गया है। वहीं पश्चिम राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग में भी अगले 48 घंटों के दौरान थंडरस्टॉर्म और आंधी के साथ बारिश के आसार हैं। राजस्थान की एक महिला हेड कांस्टेबल ने डीएसपी पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। पुलिसकर्मी हाल ही में जमानत पर रिहा हुई है। उसने जयपुर के शास्त्री नगर थाने में डीएसपी के खिलाफ दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया है। उसने आरोप लगाया कि 2019 में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। एसपी शास्त्री नगर अतुल साहू ने बताया कि पुलिस अधिकारी के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो फिलहाल हिंडोली के सर्किल अधिकारी हैं। गौरतलब है कि इससे पहले श्याम सुंदर बिसोनी ने हेड कांस्टेबल पर ब्लैकमेल करने और जबरन वसूली का आरोप लगाया था। बिश्नोई का आरोप था कि उन्होंने महिला को 5.5 लाख दिए, मगर उसने धमकी दी कि यदि उसे 50 लाख नहीं मिले तो वह उनके खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाएगी। उसके बाद ही महिला पुलिस कांस्टेबल को गिरफ्तार किया गया था। बिश्नोई की महिला कांस्टेबल से मुलाकात 2019 में राजस्थान पुलिस अकेडमी में प्रशिक्षण के दौरान हुई थी।
पूरी दुनिया में कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है और किसी भी देश में 2 या 3 वैक्सीन से ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस बीच दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की वैक्सीन को लेकर लोगों के मन में सवाल भी हैं और बदलते कोरोना वेरिएंट पर आखिर कोरोना सी वैक्सीन सबसे ज़्यादा असरदार होगी। देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया भर में बरकरार है। कोरोना के नए वेरिएंट लोगों के बीच संक्रमण फैला रहे हैं, तो वहीं वैज्ञानिक वैक्सीन को लेकर इसी जद्दोजहद में है कि कोरोना का इलाज जल्द निकाला जा सके। और इसी बीच कई वैक्सीन भी सामने आई जो कोरोना संक्रमण के खिलाफ असरदार साबित भी हुई। लेकिन अभी भी ये सवाल लोगों को परेशान कर रहा है कि आखिर दुनिया की वो कौन सी वैक्सीन है जो कोरोना के खिलाफ सबसे ज्यादा ताकतवर है। किस वैक्सीन से शरीर में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई करने में ज्यादा मदद मिलेगी। तो आपको बता दें कि इस बात का खुलासा किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड UCH में संक्रामक रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर फहीम यूनिस ने अपने ट्विटर से ये जानकारी पूरी दुनिया को दी है कि इस समय कोरोना के खिलाफ सबसे बेहतरीन 7 वैक्सीन कौन सी है। इसमें उन्होंने बताया कि ये वैक्सीन लास्ट स्टेज ट्रायल के बाद की क्षमता को दिखा रहा है। इसका नया वेरिएंट पर असर कम हो सकता है। उन्होंने ग्राफिक्स भी शेयर किया था जिसे स्टेटिस्टा साइट ने तैयार किया है। इसमें वैक्सीन की एफिकेसी यानी कोरोना के खिलाफ क्षमता को लेकर जो दावा किया जा रहा है वो वैक्सीन बनाने वाली दवा कंपनियों द लेसेंट मैगजीन और ब्यूटेन इंस्टीट्यूट के हवाले से दिया गया है। डॉक्टर फहीम यूनिस के ट्वीट ग्राफिक्स में एस्टेरिस्क मार्क के साथ ये भी लिखा गया है कि कोरोना के अलग अलग वेरिएंट पर इनकी एफिकेसी कम या ज्यादा हो सकती है। जैसे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन दूसरी डोज के बाद 90% एफिकेसी हो जाती है, तो वहीं जॉनसन एंड जॉनसन की एफिकेसी लगभग 70% है। जबकि सबसे कम जिस वैक्सीन का असर है वो है चीन की कोरोना। ये वैक्सीन 7वें नंबर पर है जिसे चीन की दवा कंपनी साइनोवैक ने बनाया है और इसकी क्षमता कोरोना के खिलाफ सिर्फ 50% है। इसके ऊपर आती है जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन, इसकी क्षमता है 66% और ये वैक्सीन 6ठे नंबर पर है। इसके बाद आती है ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन यानी भारत के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बनी कोविशील्ड। ये वैक्सीन 5वें नंबर पर है और इसकी क्षमता 70% है। लेकिन दोनों डोज लेने के बाद ये 90% हो जाती है। 4थे नंबर पर आती है नोवावैक्स कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन। कोरोना के खिलाफ इसकी क्षमता लगभग 90% है। जबकि तीसरे नंबर पर रूस की गामालियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाई गई गेम कोविड वैक स्पुतनिक है और कोविड-19 के खिलाफ इसकी एफिकेसी 90% है। तो वहीं स्पुतनिक V को भारत में डोज लगाने की अनुमति भी दे दी गई है। दूसरे नंबर पर आती है मॉडर्ना दवा कंपनी की वैक्सीन जिसकी कोरोना के खिलाफ लड़ने की क्षमता लगभग 90% है। यानी इसके ऊपर सिर्फ एक ही दवा कंपनी ऐसी है जिसकी दवा सबसे ज्यादा कारगर है। जहां तक भारत में मॉडर्ना की वैक्सीन लाने की बात है तो ऐसा माना जा रहा है कि सिप्ला दवा कंपनी मॉडर्ना से वैक्सीन बनाकर भारत में डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार प्राप्त कर ले। और अब आपको बताते हैं कि कोरोना संक्रमण के खिलाफ सबसे कारगर वैक्सीन की श्रेणी में पहले नंबर पर कौन सी वैक्सीन है, तो वो है फाइजर बायोटेक की वैक्सीन। दुनिया में मौजूद सभी कोरोना टीकों में इस वैक्सीन की क्षमता सबसे ज्यादा है। यानी इस वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद आपका शरीर कोरोना वायरस से बच सकता है। हालांकि इन वैक्सीन को लेकर किए गए तमाम दावों के बाद भी कोरोना के बदलते वेरिएंट और म्यूटेशन को देखते हुए किसी भी वैक्सीन को दावे के साथ कारगर कहना मुश्किल है। अलग अलग वेरिएंट पर वैक्सीन का असर और क्षमता भी अलग अलग होती है। तो वहीं वैज्ञानिक भी कोरोना से लड़ने के लिए एक यूनिवर्सल वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो कि कोरोना के सभी वेरिएंट से लड़ सके। स्पेशल डेस्क RN। फिल्म देखना किसे नहीं पसंद, पर अब फिल्म देखने के लिए कई अहम नियमों का पालन करना हो क्योंकि सिनेमेटोग्राफर एक्ट में संशोधन किया जा रहा है। पर अचानक इस संशोधन के पीछे क्या कारण है, देखिए ये रिपोर्ट। संविधान में संशोधन होना कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बार फिल्म देखने के शौकीन लोगों के लिए संशोधन काफी अहम है। सेंसर सर्टिफिकेशन के बाद भी किसी फिल्म की शिकायत होने पर रिव्यू कराने के लिए सिनेमेटोग्राफ एक्ट में संशोधन किया जा रहा है।
सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2021 से बॉलीवुड समेत पूरे भारत के फिल्म उद्योग में खलबली मच गई है। इस अध्यादेश के तहत किसी फिल्म को एक बार सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद भी प्रोड्यूसर की टेंशन खत्म नहीं होगी। फिल्म का दोबारा सेंसर और उसके आगे प्रतिबंध का खतरा बना रहेगा। तो वहीं मामला सिर्फ फिल्म मेकर्स का नहीं है, फिल्म देखने वालों के लिए भी है। फिल्म सर्टिफिकेशन के नए नियमों के मुताबिक फिल्म सेंसरशिप की 3 नई कैटेगरी और होंगी, जिसमें 7+, 13+ और 16+ एज ग्रुप में बांटा गया है। यानी अगर सिनेमा घर में किसी को बच्चों की उम्र को लेकर शक हुआ तो आपको उनकी उम्र का सर्टिफिकेट भी दिखाना पड़ सकता है। दरअसल सरकार सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में बदलाव कर रही है और इस बिल को सिनेमेटोग्राफ एक्ट 2021 कहा जा रहा है, जिसके जरिए सरकार सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 के सेक्शन 6 में सुधार करने वाली है। नए प्रावधान के अनुसार किसी फिल्म को सेंसर सर्टिफिकेट मिल जाए, इसके बाद भी अगर सरकार को कोई शिकायत मिले तो फिल्म को दोबारा समीक्षा के लिए उसे सेंसर बोर्ड के चेयरमैन को वापस भेजा जाएगा। तो वहीं अगर सरकार को बताया जाए कि फिल्म से भारत की सुरक्षा, संप्रभुता, विदेशी राष्ट्रों से संबंध, सार्वजनिक शांति, नैतिकता का उल्लंघन हो रहा है या इससे किसी की बदनामी हो रही है या अदालत का अपमान हो रहा है या इसके अलावा किसी को भड़काने या उकसाने का काम हो रहा है, तो ऐसे में सरकार बोर्ड से उस फिल्म पर फिर विचार करने को कह सकती है और फिल्म का प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है। तो वहीं अगर ऐसा होता है तो फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर, उसके सैटेलाइट राइट्स, OTT राइट्स लेने वाले और प्रोड्यूसर सबको करोड़ों का नुकसान भी हो सकता है। बता दें कि इस संशोधन को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब सरकार ने नए प्रावधान को शामिल करने को लेकर एक नया आदेश जारी किया था, जिसके अंतर्गत केंद्र सरकार को ये शक्ति दी गई कि वो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड के फैसले को बदल सकती है। सिनेमेटोग्राफ एक्ट 1952 में प्रस्तावित संशोधन में केंद्र को यह अधिकार दिया गया है कि वो केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की तरफ से मंजूरी दिए जाने के बाद भी दोबारा जांच करा सकती है और इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र फिल्म प्रमाण बोर्ड के फैसले में बदलाव कर सकता है और उन फिल्मों की फिर से जाँच करने की आदेश देता है जिन्हें रिलीज के लिए मंजूरी दे दी गई है। जिसके बाद से ही इस फैसले ने फिल्म निर्माताओं को परेशान कर दिया है, जिसकी वजह से फिल्म इंडस्ट्री के लोग इस कानून के खिलाफ आवाज भी उठा रहे हैं। साथ ही अभिनेता से राजनेता बने कमल हसन ने भी एक्ट में संशोधन के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने ट्वीट के जरिए लोगों से अपनी आजादी को लेकर चिंता जाहिर की है। तो वहीं कमल हसन के अलावा कई लोगों ने इस एक्ट की आलोचना की है। बहरहाल इस एक्ट में हुए संशोधन से निकाला बवाल कहां तक जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज डेस्क, आर्य न्यूज। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए आर्य न्यूज।